डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। इसके बाद फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, फिर रेजोनेंस पढ़ेंगे और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, और फाइनली कुछ हम लोग प्रॉब्लम करेंगे नीट के लिए इम्पॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड भी ही होता है, लेकिन इसको अलग से इसलिए पढ़ाया जाता है। देखिए, हमने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स का एक एक करके मतलब आप समझिएगा ध्यान से। इसमें हमने लिखा हुआ है कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब कोवेलेंट नाम आया था उसमें इक्वल शेयरिंग की बात की गई थी। अनइक्वल का मतलब इसमें साझी का इलेक्ट्रॉन दोनों एटम का नहीं, केवल एक एटम का रहता है। अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान रखिए, इसमें भी शेयरिंग का कंसेप्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों नहीं, एक सिंगल एटम का होता है। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन शेयर बाय ओनली वन एटम, और इस बॉन्ड का ये सारा नाम है। इसको कभी कभी डेटिव बॉन्ड कहते हैं, डाईपोलर बॉन्ड भी कहते हैं। डाईपोलर नाम क्यों पड़ा है आगे हम बताने वाले हैं, और इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इस बॉन्ड को कभी कभी टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं इसको। और इस बॉन्ड को कहा जा सकता है कि कम्बिनेशन होता है, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का कम्बिनेशन हो सकता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम आपको कोवेलेंट कोऑर्डिनेट में अंतर बता दें आपको। जैसे मान लीजिए एटम ए और बी है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और अगर ये आपस में शेयरिंग करते हैं तो इसको शुद्ध रूप से हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आप जानते हैं इसका शेयरिंग कंसेप्ट इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। और चूँकि वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इसलिए हम लोग एक सिंगल लाइन के द्वारा शो करते हैं, और इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड का भी नाम दे सकते हैं। और आप जानते हैं यह बॉन्ड सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल। मान लीजिए कोई एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है। अब इसमें सपोज करिए इलेक्ट्रॉन केवल x के पास है, y के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, x y आपस में शेयरिंग करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन x के पास है, y के पास नहीं है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, देखिए पहले डायग्राम में बना दूं। अब देखिए इसमें भी शेयरिंग तो हुआ, लेकिन इस शेयरिंग में बात थोड़ी सी अलग ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल x का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन x के हैं। तो इस तरह की जो शेयरिंग होती है वन साइडेड शेयरिंग कह सकते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम देंगे। और फाइनली इसको अगर शो किया जाता है तो इसको हम लोग एरो के द्वारा बनाते हैं, x एरो y। आप जानते हैं इस एटम को हम डोनर और इस एटम को एक्सेप्टर कहते हैं, डोनर एंड एक्सेप्टर। तो ये बॉन्ड जो इस समय दिखाया जा रहा है शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, ये वास्तव में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो दोनों का कंपैरिजन आप देख लीजिए। इसमें इक्वल शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन ए के पास भी था, बी के पास भी था, दोनों ने आपस में शेयरिंग किया, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें इलेक्ट्रॉन x के पास था, y के पास नहीं था, फिर भी इन्होंने शेयरिंग किया। अनइक्वल कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों x के थे, और ये हिस्सा देख सकते हैं कॉमन है। डेफिनेटली इसमें आप कह सकते हैं कि x डोनर होगा और y एक्सेप्टर होगा। इसको एक एरो के द्वारा हम दिखाते हैं। इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। तो देखिए दोनों बॉन्डों में थोड़ा सा फ़र्क है। ध्यान रखिए शेयरिंग दोनों में होती है, एक में इक्वल होती है और एक में अनइक्वल। अब इससे संबंधित हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आगे। बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें ये बॉन्ड पाया जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम लोग। एक बात और ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा दो डिफरेंट एटम के बीच बनता है, और एक्सेप्शन एक होता है ओजोन का। ओजोन में O3 होता है। आप जानते हैं O3 का स्ट्रक्चर अभी हम लोग बनाने वाले हैं। ओजोन में सारे ऑक्सीजन एटम हैं, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, अभी मैं बना के दिखाता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए किसी और कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कभी भी वो सेम एटम के बीच नहीं बनता, हमेशा डिफरेंट एटम के बीच बनता है, जिसमें एक डोनर और एक एक्सेप्टर। और एक बात और ध्यान रखिए, डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो चलिए एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि कोई मॉलिक्यूल आपके सामने हो तो कैसे पता करेंगे कि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है भी कि नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसके लिए सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड आप बनाइए, और कोवेलेंट बॉन्ड से ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करिए। जब कोवेलेंट बॉन्ड से काम न चले तब कोऑर्डिनेट की तरफ आपको जाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका।
चलिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। O3, आप जानते हैं ना O3 ओजोन है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम O2 की बात करेंगे, हम डाइऑक्सीजन की बात करेंगे। आप जानते हैं ना O2 में सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड बनता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो पहले हम लोग O2 बना लेंगे। ये O2 का स्ट्रक्चर है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। और आप जानते हैं ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, हर एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। अब देखिए ये तो O2 का स्ट्रक्चर हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी पूरा हो गया। अब बात यह कि इसमें तीसरा ऑक्सीजन अगर आएगा तो किस तरह से जुड़ेगा। डेफिनेटली तीसरा ऑक्सीजन जो आएगा, चूँकि ऑक्टेट दोनों ऑक्सीजन का कंप्लीट है, इसलिए तीसरा जो ऑक्सीजन आएगा सिर्फ एक ही तरीका है कि उसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लें। तो देखिए एक ऑक्सीजन हम यहाँ पे और यहाँ डाल सकते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। डेफिनेटली यहाँ से हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इसको दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ओजोन के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है, जो तीसरा ऑक्सीजन है वो कनेक्ट है, जिसमें इस ऑक्सीजन को डेफिनेटली आप नाम देंगे डोनर और इसको एक्सेप्टर। तो पहले हमने O2 बनाया, फिर हमने O3 को बनाया। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, HNO3। देखिए HNO3 में बॉन्ड कहाँ कौन बनेगा कैसा, इसको बनाने से पहले देखिए इसके पहले आप HNO2 को ट्राई करिए। पहले HNO2 बन जाए तो फिर HNO3 की हम बात करेंगे। HNO2 का स्ट्रक्चर पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बनाया था। ऐसे कंपाउंड में हमने बोला था जब 3 एटम हो किसी कंपाउंड के अंदर, तो इस केस में हमने बताया था आपको सबसे पहले H को हमेशा O के साथ लगाना है और O लगने के बाद फिर सेंट्रल एटम यानी नाइट्रोजन को बाद में। तो पहले हम HNO2 को ट्राई करेंगे। देखिए तो HNO2 का ऑलरेडी स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं, HON। हमने बोला था ना H को पहले O से लगाना चाहिए, O के बाद फिर N से, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि इसके बॉन्ड 3 बनते, 1 और 2 मिला के 3 हो गया। अब देखिए ये तो HNO2 का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हम HNO3 की बात कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन इसमें और एक्स्ट्रा आपको लगाना है। डेफिनेटली अब जो ऑक्सीजन लगेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए इसमें तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। ये तो अपना 2 कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट कहते हैं। अब बात यह है कि तीसरा ऑक्सीजन इसमें कहाँ पे लगाएं हम, नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे। हमने बोला आपसे कि ओजोन को छोड़ दिया जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी सेम एटम के बीच नहीं बनता। और याद रखिए इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, इसलिए नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। HNO3 का हो गया स्ट्रक्चर। देखिए हमने ऑक्सीजन से इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि हमने जैसा बताया है ओजोन को छोड़ दिया जाए तो यह बॉन्ड कभी भी सेम एटम के बीच नहीं बनता। हालांकि लोन पेयर इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है और इसके पास 1 है, लेकिन ये डोनर है क्योंकि इसकी तुलना में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखिए HNO3 का स्ट्रक्चर बन गया। इसके आधार पे आप चाहें तो NO3 माइनस का ही भी खींच सकते हैं। NO3 माइनस में कुछ नहीं करना है, बस इसमें से H+ को हटा दीजिए और H+ को हटा दीजिए। H+ का मतलब ये H+ हटेगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस। यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। ये स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, NO3 माइनस का बन गया। तो ऐसा नहीं कि आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये बड़े जरूर होते हैं, लेकिन आप बना सकते हैं। पहले कोवलेंट बॉन्ड से कंप्लीट करिए, जैसे मैंने पहले HNO2 को ट्राई किया और फिर HNO3 को ट्राई किया। ऐसे देखिए एक कंपाउंड होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आप जानते हैं इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है। सल्फर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप में है। ऑक्सीजन के भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं ये जो सामने स्ट्रक्चर बना है ओजोन का, बिल्कुल ओजोन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। और इसमें बस ये मानिए कि अगर सल्फर की जगह, जो सल्फर है यहाँ पे, अगर इसकी जगह ऑक्सीजन कर दिया जाए तो ये O3 हो जाएगा। हम सल्फर को बार बार ऑक्सीजन जैसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन के भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन।
लगता है कि यहाँ पे जो बीच में ऑक्सीजन था, अगर यहाँ सल्फर कर दिया जाए तो स्ट्रक्चर आप जानते हैं ना SO2 का बन जाएगा। बाकी ऑक्सीजन पे लोन पेयर आपको दिखाना हो दिखाइए। और बिल्कुल हमने कुछ किया नहीं इसमें, बस ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया तो SO2 का स्ट्रक्चर बन गया एकदम उसी तरह से। और इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि सल्फर के भी बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 8 6, तो 2 देख कर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अब देखिए जब SO2 का स्ट्रक्चर बन गया तो आप SO3 का भी बना सकते हैं। SO3 का कैसे बनाएंगे देखिए आप, बिल्कुल सेम उसी तरह एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बना दिया जाए तो स्ट्रक्चर ये SO3 का बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर आसानी से बनते जा रहे, एक बनता है उसी से आगे सारे बनते जाते हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है अलग अलग जगह पे। अब देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने जैसे एक नाम दिया था, इसको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों कहते हैं। देखिए 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आसानी समझ सकते हैं ये नाम क्यों दिया गया था। देखिए मैंने एग्जाम्पल जो बताया था उसको देख लीजिए, जैसे X था Y था और यहाँ से ऐसे हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया था, तो लगता है कि इसमें 2 सेंटर है, एक X और एक Y है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम लोग 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नाम देते हैं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नाम देते हैं इसको। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम फेमस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे फेमस फॉर्मल चार्ज। तो देखिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो देखते हैं। फॉर्मल चार्ज पे सवाल भी आपके पेपर में आ सकता है, NCERT का टॉपिक है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है और ये फार्मूला आपके पेपर में पूछ सकता है, फार्मूला आप याद कर लीजिए। फार्मूले का एप्लीकेशन हम बताएंगे यूज कहाँ पे करना है, और बहुत सारे एग्जांपल में आपको वाकई में ये फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फॉर्मल चार्ज को बता सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा, बिना इस फार्मूले का इस्तेमाल किए भी आप फॉर्मल चार्ज को बता सकते हैं। फिलहाल फॉर्मल चार्ज किसी एटम पे निकालने का फार्मूला है। सबसे पहले हम टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। जिस एटम पे निकालना है उस पे वायलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, यानी उसके संयोजी कोष में आउटर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ रहे होंगे आप बात को। तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले लेना है किसी एटम में, फ्री एटम में। उसके बाद उसमें से माइनस किया जाता है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नॉन बॉन्डेड का मतलब देखिए मैंने लिखा है फार्मूला, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। जो बॉन्ड नहीं करते, जो बचे रहते हैं, उनको नॉन बॉन्डेड कहते हैं, लोन पेयर कहा जाता है। तो ये माइनस किया जाता है और -1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। असल में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है और कभी कभी स्ट्रेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो इस फार्मूले के द्वारा हम लोग फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने वाले हैं। फार्मूला ध्यान रखिए, आपके पेपर में आजकल देख रहे हैं फार्मूला भी पूछा जाता है। अब देखिए फॉर्मल चार्ज आता कितना है किसी एटम पे, तो आपको इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दें, बिना इस फार्मूले के सीधे भी आप चाहें तो बता सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज देखने के लिए कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको खोलना पड़ेगा। स्ट्रक्चर खोलने के बाद किस एटम पे निकालना है उस एटम पे जाना पड़ेगा। अगर किसी एटम पे सारे बॉन्ड कोवैलेंट हैं, तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा। फॉर्मल चार्ज इस फार्मूले से जब कैलकुलेट करेंगे तो हम 0 निकाल के आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर किसी एटम पे देखा जाए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, तीर बनी हुई है, आप जानते हैं एक डोनर होगा एक एक्सेप्टर होगा। ध्यान रखिए डोनर एटम पे आप चार्ज फॉर्मल चार्ज +1 लिखिए, होता है, निकाल के मैं दिखाता हूँ, और एक्सेप्टर पे -1 होता है। तो बिना कैलकुलेशन के आप फॉर्मल चार्ज डायरेक्टली बता सकते हैं। याद रखिए फॉर्मल चार्ज 0 आता है, कभी कभी +1 और कभी कभी -1। न्यूट्रल है यानी कि कोवलेंट बॉन्ड वाला है एटम है तो उस पर 0 निकलेगा। सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे फॉर्मल चार्ज आता है जिसमें हम डोनर पे +1 और एक्सेप्टर पे -1 निकालेंगे। तो चलिए मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ इस एग्जाम्पल के द्वारा। ओजोन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया था। तो ऑक्सीजन के आउटर कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ने बॉन्ड किया है और 4 इलेक्ट्रॉन और होंगे इसके पास।
इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 6। और ये एक्सेप्टर है इसलिए इसके पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके पास ये 3 ऑक्सीजन अलग अलग है, एक ये ऑक्सीजन है सेंट्रल ऑक्सीजन और ये लास्ट वाला ऑक्सीजन। तो ये लोन पेयर आपको सही सही लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन देखकर। देखिए मैं फिर से बता दूं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 हो गए। इस पे 6 गिन लीजिए, 2 यहाँ पे जो शेयरिंग किया है और ये डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, 4 और 2 मिला के 6 इसका भी हो गया। और ये केवल एक्सेप्ट कर रहा है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो देखिए हम लोग फॉर्मल चार्ज अलग अलग निकालेंगे। मान लीजिए ये ऑक्सीजन संख्या 1 है, ये ऑक्सीजन संख्या 2 है और ये ऑक्सीजन संख्या 3 है। हालांकि आंसर आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। हमने बोला था वह ऑक्सीजन, वह एटम जो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है उसका फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। इस मॉलिक्यूल में इस ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 निकलेगा। इस वाले ऑक्सीजन का मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ, डोनर है इसलिए +1 आएगा, ये एक्सेप्टर है इसलिए -1 आएगा। तो चलिए हम निकालते हैं, देखिए ध्यान से। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन फर्स्ट। सबसे पहले देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम में, देखिए ऑक्सीजन जब फ्री होता है, अकेला होता है, आइसोलेटेड होता है, तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप जानते हैं ना 6 होती है बाहरी कोश में, माइनस। इसके बाद देखिए टोटल नॉन बॉन्डेड, ये इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, 2 2 मिला देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 और 2 नॉन बॉन्डेड जिसको लोन पेयर कहते हैं, 2 2 4 -1/2 इनटू, देखिए इसमें बॉन्ड की संख्या, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, 2 और 2 मिला के 4। याद रखिए 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, सबको पता है। इसको काटिए, 6 - 4 2, 2 - 2 ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब देखिए इसी तरह हम फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 सपोज करिए निकालते हैं। ऑक्सीजन नंबर 2 पे, इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन कोई भी हो फ्री एटम में 6 होता है, माइनस नॉन बॉन्डेड, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, -1/2 इंटू बॉन्ड गिनिए यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको माइनस करिए, 6 में से 2 घटेगा 4 और 4 में से ये 3 घटेगा 1, यानी कि +1। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर 3, 6 माइनस, फिर 6 माइनस। इसमें देखिए इसमें नॉन बॉन्डेड सारे हैं, 2 2 4 2 6, -1/2। बॉन्ड 1 बना हुआ है और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 6 में से 6 हो गया, घट गया 0 और 1/2 इंटू 2 यानी कि -1। तो देखा जाए जैसा हमने बोला था आपसे कि ऑक्सीजन 3 है, सबका फॉर्मल चार्ज अलग अलग है, इसका 0 निकला, इसका +1 निकला, इसका -1। तो ओजोन का फॉर्मल चार्ज के आधार पे एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं जो इस तरह से बना के आप दिखा सकते हैं। इसका फॉर्मल चार्ज +1 और इसका फॉर्मल चार्ज -1। तो ये एक स्ट्रक्चर है ओजोन का ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज याद रखिए, इस फार्मूले का यूज आप क्यों करेंगे, ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए कोवलेंट बॉन्ड है तो 0, केवल कोऑर्डिनेट पे आता है, डोनर पे +1 और एक्सेप्टर पे -1। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं फॉर्मल चार्ज के बेस पर। तो देखते हैं फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चंस, फॉर्मल चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। देखिए ये फार्मूला जो यूज़ किया गया था, मुझे लगता है एग्ज़ाम में आप टाइम वेस्ट मत करिए, सीधे फॉर्मल चार्ज लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम फॉर्मल चार्ज आपको बताते हैं किस तरह से देखा जाता है। जैसे सपोज करिए NO2 माइनस है, NO2 माइनस, तो इसमें असल में आपको इसमें फॉर्मल चार्ज अगर निकालना है तो आपको फार्मूला जो पीछे बताया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मल चार्ज आप डायरेक्टली बता सकते हैं। तो इसके लिए इसका पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं हम, N डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड ये था NO2 माइनस का, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है। देखिए इसमें देखा जाए तो इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही नहीं। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही नहीं तो फॉर्मल चार्ज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे देखा जाए तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 होना चाहिए, इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 होना चाहिए, और इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज दिखाई पड़ रहा है असल में वही उसका फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। यानी इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आपको हल नहीं करना है,
इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1। जो चार्ज उस पर दिख रहा है वही उसका फॉर्मल चार्ज होता है। तो लगता है कि इसमें जो ये ऑक्सीजन था इसका फॉर्मल चार्ज 0 है क्योंकि न्यूट्रल है, बताया था आपको, और इस ऑक्सीजन का -1। अब सवाल कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इस आयन के अंदर ऑक्सीजन पे औसत फॉर्मल चार्ज कितना है, एवरेज कितना है। तो आप इन दोनों का एवरेज, ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज औसत कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज इक्वल टू, एवरेज जैसे निकालते हैं 0 और -1, ये दोनों चार्ज हम लोग जोड़ देंगे, 0 -1, और चूंकि ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसमें हम केवल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो आ जाएगा -1/2 यानी कि -0.5। हालांकि ये वास्तव में असली चार्ज, एक्चुअल चार्ज नहीं है। एक्चुअल चार्ज तो एक ऑक्सीजन पे 0 है और एक ऑक्सीजन में -1, लेकिन दोनों का औसत आप जानते हैं ना, 0 -1 जोड़ देंगे तो -1 आएगा, और 2 ऑक्सीजन का औसत है तो 2 से डिवाइड करेंगे, -1/2 -0.5। और हम तो कह रहे हैं कि ये फिगर वगैरह कोई बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। जैसे देखिए कार्बोनेट आयन में अगर फॉर्मल चार्ज लिखना हो तो या तो स्ट्रक्चर आप बनाइए और स्ट्रक्चर बना के अलग अलग लिखिए, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के डायरेक्टली आप एवरेज फॉर्मल चार्ज लिख सकते हैं। एवरेज क्या होता है जानते हैं, टोटल चार्ज आप यहाँ पे जितना है ऊपर लिख दीजिए और ऑक्सीजन की संख्या जितनी है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी -2/3 इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आप जानते हैं कार्बोनेट आयन का पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बनाया था। अगर देखा जाए तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आप खुद सोचिए 0 होना चाहिए, इस ऑक्सीजन का -1 और इस ऑक्सीजन का भी -1। तो तीनों ऑक्सीजन का अलग अलग डायरेक्ट हमने लिख दिया। न्यूट्रल वाले का 0 और इस पे जो चार्ज है वही फॉर्मल चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वही फॉर्मल चार्ज है। अगर इन तीनों का औसत निकालना होगा तो 0 + -1 + -1 यानी कि -2 हो जाएगा, -2 / 3। तो एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 -1 -1 / 3, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बार है, -2/3 यानी कि -0.66। तो ये इतना ज़्यादा न करके आपको चाहें तो डायरेक्टली हल कर सकते हैं। देखिए मैं एक और एग्जांपल बता दूं, जैसे फॉस्फेट आयन है और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली एवरेज फॉर्मल चार्ज हम लिख दें ऑक्सीजन एटम पे, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं -3 / 4। ये डायरेक्ट हमने कैसे लिख दिया, देखिए टोटल चार्ज जितना है उसको ऊपर रखिए और एटम की संख्या जितनी है उससे डिवाइड कर दीजिए। एटम की संख्या 4 थी, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसलिए 4 से डिवाइड कर सकते हैं और ये आंसर आ जाएगा -0.75। तो मैं आपके लिए एक फार्मूला लिख देता हूँ एवरेज फॉर्मल चार्ज का। अगर कोई सवाल आता है डायरेक्टली तो एवरेज फॉर्मल चार्ज आप कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले के द्वारा डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू जो नेट चार्ज है एटम के ऊपर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इस फार्मूले के द्वारा आप डायरेक्टली कैलकुलेट करिए। जैसे इसमें नेट चार्ज -2 है तो -2 ऊपर रखेंगे और ऑक्सीजन पे निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन की संख्या 3 है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, यानी -2/3। देख लीजिए इसमें टोटल चार्ज जो फाइनली है वो -3 है और ऑक्सीजन 4 बार है तो -3/4 यानी कि -0.75। तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है फॉर्मल चार्ज का एवरेज के लिए है। बाकी अगर अलग अलग बताना होगा तो आपको इसको खोलना पड़ेगा और स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा किस ऑक्सीजन पे कितना है। तो ये तो रहा फॉर्मल चार्ज से जुड़ा हुआ सवाल। अब मैं 1-2 ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछता हूँ, वो देखिए। तो एक सवाल है आपके सामने फॉर्मल चार्ज से जुड़ा हुआ, बोर्ड पे देखिए। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ मैक्सिमम इन, ऑक्सीजन एटम्स पे जो फॉर्मल चार्ज होंगे इन चारों में मैक्सिमम किस में होगा आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए आपको एक चीज़ बता दें, फॉर्मल चार्ज सब पे एक तरह से लिखे हुए हैं। फाइनली इसमें एवरेज, असल में इस तरह जब सवाल पूछेगा तो एवरेज की बात कर रहा है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज आपको पता है
ओपन स्ट्रक्चर के अंदर किसी पे 0 आता है, कहीं कहीं +1 और -1 करके आता है। तो असल में ये एवरेज आपसे पूछना चाह रहा है, एवरेज फार्मल चार्ज। देखिए इसका एवरेज फार्मल चार्ज अभी आपने निकाला था -0.5, इसका आपने निकाला था -0.66 और इसका निकाला था -0.75। तो ये एवरेज फार्मल चार्ज ऑक्सीजन पे तीनों में निकाल चुके हैं। इसका निकलेगा -1 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई 3 एंड -3 डिवाइड बाई 4, जो काट के हमने लिख दिया। देखिए इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो न्यूट्रल आपको दिखाई दे रहा है। वैसे इसका ओपन स्ट्रक्चर खींचा जाए तो इसमें तीनों में ऑक्सीजन देखा जाए तो एक ऑक्सीजन पे 0 था, एक ऑक्सीजन पे +1 था और एक ऑक्सीजन में -1 था। अगर सबको जोड़ दिया है तो 0 आ जाएगा, तो 0/3 करेंगे तो वास्तव में एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे 0 होगा। और जानते हैं अगर इन चारों का कंपैरिजन किया जाए तो मैक्सिमम यानी कि आप जानते हैं निगेटिव में है, उसके मुकाबले वैल्यू बड़ी है 0, इसलिए इसका आंसर 4 है। तो देख सकते हैं फॉर्मल चार्ज औसत हम लोग किस तरह से देख के बता सकते हैं। याद रखिए ओजोन में अगर औसत फॉर्मल चार्ज की बात करेगा तो 0 आप बताएंगे, बाकी तो आप जानते हैं तीनों ऑक्सीजन पे अलग अलग होता है, 0 होता है, +1 होता है, -1 होता है। अब हम एक फेमस टॉपिक की बात करने वाले हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में ऑलरेडी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। रेजोनेंस का कंसेप्ट उन कंपाउंड्स में आता है जिनका एक स्ट्रक्चर बनाया जाए तो उस स्ट्रक्चर के द्वारा हम कंपाउंड की हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे बेंजीन में आप जानते हैं ना 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन वास्तव में वो स्ट्रक्चर ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होता। बेंजीन के सारे बॉन्ड की लंबाई बराबर होती है, इसीलिए उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। फाइनली एक काल्पनिक स्ट्रक्चर हाइब्रिड, जिसको ट्रू स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर कहते हैं, बना दिया जाता है। उसकी स्टेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए रेजोनेंस कोई नई चीज़ नहीं है। इनऑर्गेनिक में भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें रेजोनेंस पाया जाता है, और रेजोनेंस पाने का मतलब ये है कि उन मॉलिक्यूल्स में ये केवल होगा जिसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, लेविस स्टार्ट स्ट्रक्चर, सिंगल लेविस स्टार्ट स्ट्रक्चर, वो उसके हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और इस केस में जितने स्ट्रक्चर हम लोग ट्राई करते हैं लेविस स्टार्ट स्ट्रक्चर, सबको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल का सही स्ट्रक्चर नहीं होता। ऐसे केस में हम लोग फाइनली एक हाइब्रिड बना देते हैं और उसी को कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, आखिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किन किन मॉलिक्यूल में होता है। और फाइनली इसमें एक फेमस नाम आप सुनने वाले हैं, कैलकुलेट करेंगे आप बॉन्ड ऑर्डर। इस टॉपिक को पढ़ने का असली पर्पज़ है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के हम लोग कुछ सवाल करेंगे, तो मेन टॉपिक असल में बॉन्ड ऑर्डर का ही है। तो चलिए कुछ एग्जांपल के द्वारा समझा जाए। जैसे ओजोन है, मान लीजिए O3, इसका स्ट्रक्चर आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ये वाला फॉर्मल चार्ज के आधार पे। आप जानते हैं इसका एक स्ट्रक्चर इसी को बदल के दोबारा आप बना सकते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में देखा जाए तो दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअली कंपाउंड का असल में इसमें देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, फिर अगले वाले में हमने सिंगल कर दिया, डबल कर दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया बॉन्ड को। लेकिन देखा जाए तो इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर फ़र्क देखा जाए तो ये लगेगा कि दोनों को पलट दिया गया, उल्टा करके लिख दिया गया है। लेकिन आपको बताऊं मैं, असल में इसमें जब बॉन्ड की लंबाई देखी जाती है ओजोन के अंदर, तो ओजोन में देखा जाता है कि दोनों बॉन्ड की लंबाई अलग अलग नहीं बराबर होती है। जब लंबाई बराबर होती है तो इस स्ट्रक्चर को रियल स्ट्रक्चर आप कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसीलिए दूसरा स्ट्रक्चर बनाया गया, इसमें भी ये प्रॉब्लम आ गई। इसलिए हम लोग फाइनली एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह से बना देते हैं हम लोग। इसी को हम ओजोन का रियल स्ट्रक्चर कहते हैं या ट्रू स्ट्रक्चर, जो कि हाइब्रिड भी कहलाता है। तो इसको बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? असल में ओजोन का ये स्ट्रक्चर ट्रू इसलिए नहीं कहलाएगा कि वास्तव में ओजोन के दोनों बॉन्ड की लंबाई अलग अलग नहीं होती है, बराबर होती है। जब बराबर होती है तो इसको सही स्ट्रक्चर को हम मान नहीं सकते। इसका दूसरा हमने ट्राई किया, इसमें भी वो दिक्कत आ गई। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ये कंपाउंड का ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए हाइब्रिड एक बना दिया जाता है जिसमें दोनों लंबाई बराबर दिखा दी जाती है और यह रियल स्ट्रक्चर होता है।
अब सवाल आता है इसको बनाने का असली फ़ायदा क्या है। तो रियली हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, और याद रखिए फार्मूला रेजोनेंस के लिए अप्लाई हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड गिन लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यानी किसी एक रेजोनेट, इसका याद रखिए बॉन्ड ऑर्डर का जो कैलकुलेशन होता है इसका हाइब्रिड से कोई लेना देना नहीं है, हाइब्रिड की तरफ आपको नहीं जाना है। सीधे सीधे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो एक बना हुआ है इसमें कुल बॉन्ड की संख्या जोड़ लीजिए, एक में ऊपर रखिए और स्ट्रक्चर कितने बने हैं उसकी संख्या से डिवाइड करिए। तो चलिए हम लोग ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओजोन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड की संख्या गिनिए, 1 + 1 + 1 यानी 2 + 1, 2 + 1 बॉन्ड आप देखते हैं डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 2 + 1। और स्ट्रक्चर इसमें 2 बने हुए, देखिए एक फर्स्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और एक सेकंड बना हुआ है, यानी 2 स्ट्रक्चर बने हुए, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे यानी 3/2 यानी आ जाएगा 1.5। तो ओजोन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल जिनका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर से संबंधित कुछ और सवाल देखिए ध्यान से। NO2-, इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, एक स्ट्रक्चर सामने है, असल में इसमें 2 बॉन्ड आपको भले दिखाई दे रहे हैं लेकिन वास्तव में दोनों बॉन्ड की लंबाई प्रैक्टिकली बराबर होती है। अगर बराबर होती है तो इस स्ट्रक्चर को करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं मान सकते, इसका एक और स्ट्रक्चर आप बनाएंगे यहाँ पर। आप जानते हैं दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, लेकिन हाइब्रिड बनाएंगे तो दोनों बॉन्ड की लंबाई को बराबर दिखाना है। फाइनली हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे यहाँ पर NO बॉन्ड का। तो उसी तरह से बॉन्ड गिनिए, 2 और 1 3, 2 और 1 3 डिवाइड बाय स्ट्रक्चर की संख्या 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 यानी कि 1.5। एक और एग्जांपल देखिए, NO3-, असल में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए स्ट्रक्चर आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाए आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर और कितने बनेंगे, ये तो एक बना हुआ है, प्रैक्टिकली बता दें ये तीनों बॉन्ड की लंबाई बराबर होती है, वैसे भी बता चुके हैं जिसमें रेजोनेंस हो उसके सारे बॉन्ड की लंबाई बराबर होती है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है एक बना हुआ है, इसके स्ट्रक्चर और कितने बनेंगे, तो देखिए बार बार आप मत बनाइए, इसका तरीका मैं बता दूं। सराउंडिंग एटम जितने होते हैं उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। यानी अगर 2 ऑक्सीजन से घिरा है कोई चीज़ तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे उसके, 3 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है तो 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, इसलिए इसमें स्ट्रक्चर की संख्या 3 बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सीधे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 1 3 1 4, 2 + 1 + 1 डिवाइड बाय स्ट्रक्चर की संख्या 3 बनेगी क्योंकि सराउंडिंग एटम इसमें 3 है, 1 2 3 है। आपको नए स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक से ही कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 4/3 यानी आ जाएगा 1.33। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से आप कैलकुलेट करते जा रहे हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स का। एक और स्ट्रक्चर देखिए, CO3-2- कार्बोनेट आयन, इसका स्ट्रक्चर एक आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा ताकि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जा सके। आप देख सकते हैं इसका भी बॉन्ड ऑर्डर बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए तो इसमें 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 यानी बॉन्ड की संख्या 4 है और इसके स्ट्रक्चर 3 बनेंगे क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 और स्ट्रक्चर 3 बनेंगे क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन घेरा हुआ है इसको, 4/3 यानी 1.33। तो ये तो रहे बॉन्ड ऑर्डर के सवाल। क्वेश्चंस कुछ
जिसमें हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया। अब देखिए हम लोग कुछ सवाल करेंगे, आखिर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फ़ायदा क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर पे सवाल कैसे बनेगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर याद रखिए इन्वर्सली होता है बॉन्ड लेंथ के, उल्टा होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो लंबाई ज़्यादा होगी, और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ LP। चलिए एक सवाल है बड़ा अच्छा है आपके सामने, पूछा है NO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम इनमें किस में होगा। तो NO बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा उसमें होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, सबसे कम। देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ी देर पहले आपने 1.5 कैलकुलेट किया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 कैलकुलेट किया था। और आपको बता दें आगे आप पढ़ेंगे ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, इसमें भी रेजोनेंस होता है, ध्यान रखिए, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1.5 ही आता है, आपको बता दूं रियली। तो इन तीनों में तो बॉन्ड ऑर्डर आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल ये इसी की तरह होता है। और ये पहला वाला जो है, असल में जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें रेजोनेंस होता ही नहीं है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। जब इसमें रेजोनेंस होता नहीं है तो इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, और याद रखिए डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड है, और प्योर डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 कहा जाएगा। तो चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 बताया जाएगा। याद रखिए सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, डबल बॉन्ड का 2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड का 3 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए तो इसमें सबसे कम था, लंबाई इसमें सबसे ज़्यादा होगी, NO3-। तो ये तो रहा बॉन्ड ऑर्डर से जुड़ा हुआ सवाल। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे हम डिस्कस ये करेंगे कि ऑक्टेट रूल कहाँ पे लागू होता है, कहाँ पे लागू नहीं होता है, ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है। ध्यान रखिए ऑक्टेट रूल पे सवाल बनता है आपके पेपर में, जैसे आता है एग्जाम्पल देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा, कौन सा नहीं करेगा। सवाल भी हम कराने वाले हैं, पहले इसकी थ्योरी समझ लीजिए। याद रखिए सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करते। ऑक्टेट नियम पालन करने का मतलब है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। यह नियम यूज़फुल तो है लेकिन यूनिवर्सल नहीं है, मतलब हर जगह नहीं लगेगा। दूसरी बात, यह अप्लाई होता है मुख्य रूप से सेकेंड पीरियड में लागू होता है, सेकेंड पीरियड के तत्वों में लागू होता है। और याद रखिए इसके एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस में कई तरह के एक्सेप्शंस, यानी जहाँ पे ऑक्टेट नियम नहीं लग पाता है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है, कह सकते हैं डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। तो कौन सा ओबे नहीं करता, देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे LiCl में आप जानते हैं ना, लिथियम के आउटर सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग 1 होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर बॉन्ड बनाएंगे BaCl2 का स्ट्रक्चर तो इस तरह का बनेगा, आप जानते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, मिला के 4 हो गया। तो इसका मतलब बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BF3 का ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, BF3 में भी बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बोरान के बॉन्ड 3 बने हैं F के साथ, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह AlCl3 में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें सेंट्रल एटम जितने हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये सारे मॉलिक्यूल ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करते। कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्टेट नियम सेंट्रल एटम फॉलो नहीं करेगा। जैसे NO में नाइट्रोजन फॉलो नहीं करता, या NO2 में नाइट्रोजन फॉलो नहीं करता। इलेक्ट्रॉन आप गिन के देख लीजिए, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और 7 8 और 15 होता है। इसमें जोड़िए 8 8 16, 16 और 7 23। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी ध्यान रखिए ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करते। और एक होता है एक्सपैंडेड ऑक्टेट। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होते हैं। असल में ये थर्ड पीरियड में पाया जाता है जिसमें वैकेंट d ऑर्बिटल हो। जैसे देखिए PF5, इसमें फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बना लिया है, 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होता है। SF6 में देख लीजिए तो इसमें सल्फर ने 6 बॉन्ड बना लिया है, 6 बॉन्ड का मतलब होता है 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर पे हो गए। H2SO4 का स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो ये भी ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करता है। अगर सेंट्रल एटम की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन अगर गिना जाए तो आप देख लीजिए 2 4 ही हो गए, 4 4 8 2 10 2 12। तो सल्फर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है यहाँ पे, यानी कि ऑक्टेट नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिए एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स कुछ आपके सामने NCERT के ही हैं। मैं कुछ सवाल कराता हूँ, आखिर इस हेडिंग से सवाल कैसे बनता है वो देखिए आप। तो ये कुछ सवाल है आपके सामने।
पहला सवाल है ऑक्टेट रूल नॉट ओबे इन। सेंट्रल एटम आपको देखना पड़ेगा और उसके आधार पे तय करना पड़ेगा। इसमें आप जानते हैं ना ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, स्ट्रक्चर बना चुके हैं, 2 बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, इस तरह से मिला के हो जाता है। इसमें स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं आप, तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का, आसानी से देख सकते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8। अमोनिया में भी कंप्लीट है नाइट्रोजन का ऑक्टेट, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। CO2 का स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं, CO2 में भी ये स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कार्बन, ध्यान दीजिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आंसर समझ गए होंगे आंसर इसका कौन सा होने वाला है। असल में इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कार्बन में प्रॉब्लम आती है, और इसीलिए इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि इसको पढ़ाया जाएगा अलग से, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर अलग से हम आपको बताएंगे। सेकंड देखिए, नंबर ऑफ आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब इस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड की संख्या, कोवलेंट बॉन्ड की संख्या और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या अलग अलग बतानी है। 131, 121, 0, 40 और नन। तो पहली बात, अमोनियम क्लोराइड अगर बात किया जाए तो इसको ओपन करेंगे तो देखिए, ओपन करेंगे तो NH4+ लिखा जाएगा और Cl- लिखा जाएगा। सबसे पहले आप जानते हैं जब चार्ज की बात आ गई इस तरह से आयन के फॉर्म में, तो यह बॉन्ड आप जानते हैं NH4 और Cl के बीच जो बॉन्ड होगा वो आयनिक कहलाएगा। तो आयनिक बॉन्ड तो 1 हो गया, तो पहला आंसर आपको मिल गया आयनिक। अब हम कोवलेंट की बात करेंगे और कोऑर्डिनेट की, वो ध्यान से देखिए। NH4+ अपने आप नहीं बनता, NH4+ बनाने से पहले आपको NH3 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, NH3, और NH3 में अलग से ला के H+ इसमें जोड़ना पड़ेगा। और ये जुड़ेगा क्यों, कैसे, वो देखिए। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप जानते हैं इनके बीच अगर शेयरिंग होगी तो ये डोनर होगा और ये एक्सेप्टर होगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 बन रहा है। तो ध्यान रखिए, NH4+ में 1 बॉन्ड आयनिक हो गया और 3 बॉन्ड कोवलेंट हो गए, 1 2 3, और एक जो चौथा बॉन्ड है दिखाई दे रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसका आंसर हो गया 131। एक और सवाल है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है, काफ़ी फेमस नाम है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसमें कौन कौन सा बॉन्ड उपस्थित है, तो सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। जो पोटेशियम है आप जानते हैं अलग होगा तो इस पर प्लस होगा और इस ब्रैकेट पे आ जाएगा माइनस, यानी पोटेशियम और ब्रैकेट के बीच का बॉन्ड आयनिक होगा इसमें। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, देखिए 4K+ और Fe6-4। तो ये तो जो आयनों में ब्रेकिंग हो रही है दिख रहा है कि इसमें आयनिक बॉन्ड हो गया, और इसमें आप पढ़ेंगे आगे चल के Cn जो 6 होता है आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट की संख्या इसमें 6 हो जाएगी। सारे साइनाइड अपना लोन पेयर आयरन को डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट। और इसमें जो नाइट्रोजन कार्बन के बीच आपस का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है Cn के बीच। तो इसमें ध्यान रखिए, यह ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड उपस्थित है। कंटेंस आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट, हर तरह का बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। तो ये रहे कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेमस टॉपिक डायपोल मोमेंट, पोलर और नॉन पोलर, और उसी में डिस्कस करेंगे फजान रूल। आपके पेपर में पोलर नॉन पोलर पे सवाल आया था, डायपोल मोमेंट पे सवाल आया था नीट 21 के पेपर में। तो वीडियो हमारी लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।